सिक्योरिटी, चाहे आप कोई भी फील्ड ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी में किसी पेन टेस्ट बताया था कि साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्क ही तो आपका की है, बेस आपका नेटवर्क है। चाहे आप कोई भी फील्ड ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी में किसी पेन टेस्टिंग में चले जाओ या उसमें इंट्रूडर्स में चले जाओ, हैकिंग, जो भी आपने काम करना है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, तो उसमें नेटवर्क आपका की है। क्योंकि जब तक आपको टैग्स का नहीं पता होगा, उसके बेसिक आपके जो नेटवर्क ट्रैफिक की ट्रांसपोर्टेशन है, या आपकी जो ट्रैफिक है वो किस किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, किस किस तरह के हेडर उस पर अप्लाई होते हैं, ये सारी चीजें जब तक आपको आइडिया नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखो ना, उसके अकॉर्डिंग आप कोई प्लान नहीं बना सकते। सीसीएनए के मॉड्यूल्स, ओके, वो भी रहते हैं। उसके बाद आप, इस वजह से हम ये नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं। अभी वैसे भी ये एसोसिएट लेवल है ताकि आपका बेस बनाना है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपकी बेस जब स्ट्रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली फिर अब आपको फ्यूचर में मसला नहीं होगा। तो आज जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। मैं प्रेजेंटेशन कर देता हूँ, एक मिनट। जी, ये हमारा आज का टॉपिक, ये है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, आप सबको पता है कि हमने ओएसए रेफरेंस मॉडल स्टार्ट किया था। ओएसए रेफरेंस मॉडल में हमने एक्सेस लेयर के बारे में, एक्सेस लेयर क्या होती है, मैं ये ओवरव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले जो आपकी फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर के अंदर आपकी कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है ना, फाइबर हमने बात की थी, हमने इथरनेट की बात की थी, हमने कोएक्सियल केबल की बात भी की थी, ठीक है ना। कि इसके अंदर आपका जो फिजिकल लेयर के ऊपर जो डाटा होता है वो आपका बिट्स के अंदर 0-1 फॉर्म के अंदर आपका ट्रैवल करता है। फिर हमारी दूसरी लेयर थी, हमने एक्सेस लेयर की बात, सॉरी, डाटा लिंक लेयर की बात की थी। डाटा लिंक लेयर के ऊपर आपको मैंने बात की थी कि दो तरह से आपके डाटा लिंक लेयर, हम अगर बात करें तो हमारा एनआईसी जो कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या स्विच बिहेवियर जो है सारा हमने डिस्कस किया था उसके अंदर। लेकिन इस एनआईसी कार्ड की मैंने आपको खासियत बताई थी कि इसके अंदर दो खासियत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो लेयर्स हैं, ठीक ना। एनएससी कार्ड के अंदर एक आपकी एलएलसी लेयर थी, एक आपकी मैक लेयर थी। मैक क्योंकि आपकी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो आपकी मैक एड्रेस के थ्रू होती है, ठीक हो गया। और जो आपकी एलएलसी लेयर होती है ये आपका सपोर्ट करती है आपके अपर लेयर, मतलब आपकी नेटवर्क लेयर के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए, ठीक हो गया। फिर हमने एक क्वेश्चन भी बड़ा रेज किया था हाई, कि जब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मैक एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेशंस होती है तो फिर हमें आईपी वहां देने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका हमने उसका आंसर भी देखा था। क्योंकि क्या करता है कि हमने फिर आर पे जब पढ़ा था, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना, वो क्या काम कर रहा था एक तरह से कि आपके आईपी के अगेंस्ट जो मैक एड्रेस होता है वो मैप हुआ होता है, ठीक है ना। अब असल में हमारे जो, हम जो एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, एज ए नेटवर्क इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो हमें जो आईपी है वो ज्यादा फिजिबल, मतलब इजी लगता है, ठीक है। हमें उसको समझने में, उसको याद करने में, अगर हमारे पास लेट्स सपोज 100 आपके 100 पीसेस की लैब और हर एक का मैक एड्रेस याद रखना पड़े, तो ये हमारे लिए बहुत टफ काम है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो हम एक आईपी स्कीम चलाते हैं, उस आईपी स्कीम के अगेंस्ट हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमें कौन कौन सा आईपी कहाँ के ऊपर असाइन है। तो ये हमने बात, उसमें नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर के ऊपर मैंने बात की थी, जो आपका की प्रोटोकॉल है जिसके बिना बाकी कोई सर्विस नहीं चल सकती, वो सबसे पहले आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसमें आईपी की हमने बात की थी, कि IPv4 की भी बात की थी और IPv6 की भी बात की थी। हमने उनको समझा भी था कि IPv6 की नीड क्यों पड़ी, किस वजह से IPv6 की जरूरत पड़ गई हमें, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब मैंने ये भी इंपॉर्टेंट थी नेटवर्क लेयर के अंदर, कि नेटवर्क लेयर तब तक कोई भी सर्विसेज उस पर काम नहीं करती जब तक आप आईपी नहीं देंगे, चाहे वो IP6 दें चाहे वो IP4 दें। लेट्स सपोज अगर आपने OSPF उस पर रन करना है तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको आईपी देना पड़ेगा, मतलब की प्रोटोकॉल आपका आईपी है। उसके बाद बाकी आपके सब ऑर्डिनेट समझ लें या आपके सर्विसेज समझ लें, कि आपको OSPF चलाना है, BGP चलाना है, रिप चलाना है, EHRP चलाना है, TCP UDP सर्विसेज उसके ऊपर लेके चलनी है, जो भी काम करना है आपने, उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उसको आईपी एड्रेस असाइन हो। अगर आईपी एड्रेस असाइन होगा तो ये आप ये सर्विसेज चला सकते हैं, अदरवाइज ये सर्विसेज नहीं चल सकती।
उसके बाद हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है। फिर हमने आपके ट्रांसपोर्ट लेयर की बात की थी। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने डिस्कस किया था, वैसे हमने ओवरव्यू दिया था कि इसमें दो तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है ना, टीसीपी एंड यूडीपी। आपकी ट्रैफिक डिफरेंशिएट होती है, ठीक है ना। अगर अब दो तरह से ट्रैफिक है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, फिर उसके बाद आपका यूडीपी है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी आपका रिलायबल कनेक्शन है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है ना, जिसमें आपके डाटा लॉस होने की कोई चांस नहीं है। उसकी मैंने एग्जांपल आती है आपको टेक्स्ट मैसेज की दी थी, जो आप वॉइस नोट किसी को सेंड करते हो, कि व्हाट्सएप के थ्रू चैट करते हो, या किसी भी आप मीडिया प्लेटफॉर्म से आप उसको चैट करते हो, तो ये आपकी सारी की सारी टीसीपी के अंदर आती है। वेब ब्राउजिंग, वेब सर्विस आपकी टीसीपी के अंदर है। यूडीपी कहता है आपका लाइव कॉल्स, ठीक है ना, आपकी वीडियो कॉल्स, आपकी ब्रॉडकास्ट जो आपसे लाइव टेलीकास्ट मैच चल रहे होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो क्रिकेट के, फुटबॉल के, टेनिस के, किसी भी देखिए, आपकी क्या होता है, यूडीपी ट्रैफिक होती है। यूडीपी के अंदर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। ये वन वे है एक तरह से, कि मतलब ब्रॉडकास्ट चल रहा है, अगर आपने टीवी ऑन कर लिया, वो उसी चैनल पे चले गए तो आप देख सकते हो, अदरवाइज आपको अपने चैनल स्किप कर दिया है या पावर ऑफ हो गई है, तो वो बैकएंड से तो चलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आप जब तक आप उसको, यानी कि आप वॉच करना चाहते हैं, देख लें, उसके बाद आप क्वाइट कर सकते हैं। हाँ, अगर दोबारा आपने देखना है, तो वो दरमियान में जितना टाइम पीरियड मिस हुआ है, तो वो आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। लेकिन टीसीपी के अंदर हम क्या होता है कि आपके जो भी ट्रैफिक थ्रो करवा रहे हो, तो उसके रिट्रीव कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन होता है। तो आज बेसिक हमने डिस्कस वही करना है, ट्रांसपोर्ट लेयर, उसकी खासियत क्या है, उसके सेशन किस तरह स्टैब्लिश होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर की रिलायबिलिटी किस बेस पे है, ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस करनी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वैसे उससे पूछ सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में देख लेता हूँ। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, वो देख लेते हैं। सेशन 7 प्रोग्रेस, रेस्ट और अपलोडेड। शायद वो नंबरिंग सीक्वेंस चेंज हो गया होगा, बाकी वो हो गया, अपलोड हो गए होगे। चले, मैं मजीद भी देख लेता हूँ। रोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे की रोल क्या है? अब देखो ना, हम मोस्टली आप सारे व्हाट्सएप यूज करते हो, बाकी भी कुछ एप्लीकेशन यूज करते हो, लेकिन हम जब किसी को मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं हो कि हमारा मैसेज किसी और के पास पहुंच जाए, ठीक है ना। ये तो कभी ना, अगर आप किसी नंबर पे कॉल डायल करते हो, ऐसा तो नहीं, अगर फॉरवर्डिंग उस पर नहीं लगी हुई, लेट्स सपोज, तो आपकी कॉल उसी नंबर पे ही एग्जैक्ट जाती है, ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन है बेसिक, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम भी ये है, एक बात जरूर है कि ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन होती है। अब ये बड़ा अजीब क्वेश्चन होगा, लेट्स सपोज कि अगर आपने किसी को टेलीफोन करना है, तो डेफिनेटली आपको मोबाइल या आपको नेटवर्क सिम होनी चाहिए, उधर से भी नेटवर्क। ऐसा तो नहीं है कि खाली मोबाइल हो, उसमें नेटवर्क सिम ही ना हो, तब भी आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। कोई नंबर ना हो उसको यूनिक, तब भी आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वीडियो कॉल करनी है तो डेफिनेटली दोनों एंड पे कैम्स होने चाहिए और प्लेटफॉर्म सेम होना चाहिए। मतलब अगर व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर रहे हो, तो उधर भी व्हाट्सएप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उधर व्हाट्सएप और इधर आपके पास इमोजी हो तो फिर भी आप कम्युनिकेशन कर ले, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये जितनी भी आपकी कम्युनिकेशंस होती है, वो बेसिक आपके एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन होती है, और ये थ्रू किसकी होती है? आपके वर्चुअल पोर्ट्स। हमने वर्चुअल पोर्ट्स की बात की थी कि आपके 65,535 वर्चुअल पोर्ट्स हैं। उसमें कुछ ऐसी पोर्ट्स हैं जो स्टार्ट की वेल नोन, जिनको पोर्ट्स कहते हैं 0 से 1023 तक है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, वो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज हो रही है ऑलरेडी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर इंक्लूड्स टू प्रोटोकॉल है, टीसीपी एंड यूडीपी। उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके अंदर दोनों आपके सेक्शन आ जाते हैं। एक और चीज बताता चलूं कि आपकी यहाँ क्वेश्चन जो है कि टीसीपी ज्यादा फास्ट है, सॉरी, हाँ, टीसीपी ज्यादा फास्ट है या यूडीपी, ये क्वेश्चन है। चैट बॉक्स में आप सारे मुझे जवाब देंगे कि टीसीपी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इन दोनों में से कौन सा फास्ट है और क्यों? इसका जवाब मुझे दीजिएगा। अब कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इसमें, मोर कहते हैं ट्रैकिंग इंडिविजुअल कन्वर्सेशन। कि देखो ना, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब अब किसी को मैसेज करते हो तो सेपरेटली हर एक के पास जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर 1000 पर्सन है, आपने एक मैसेज सेंड किया और सबको चला गया हो। ऐसा नहीं होता, जिस पर्सन को सेंड करते हो उसी को सही होता है। मतलब एक अलग से ट्रैक
रिकॉर्ड जनरेट किया जाता है, कन्वर्सेशन आपकी अलग से होती है। ठीक है ना, आप क्या क्या चीज सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो हर चीज अलग है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई वेब पेज पे ओपन हुआ वो आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर शो हो गया, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपने इंस्टेंट मैसेज चैट बॉक्स पे किसी को चैट बॉक्स किया, वो वीडियो कॉल में ऑटो कन्वर्ट हो गई हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है ना, मतलब हर जो वर्किंग करोगे वो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग चलेगी। ठीक हो ना, इसको मतलब अलग से करेगा, इंडिविजुअल करेगा, आपस में मिक्सअप नहीं होगी। हाँ, आप मल्टीपल सर्विसेज एक वक्त में यूज कर सकते हो, वो ऑप्शन है, लेकिन वो सारी सर्विसेज आपस में मर्ज नहीं होगी। हर एक का जो ट्रैक है, राउट है, रास्ता है, या जो भी कन्वर्सेशन आप कह लो, वो सारी अलग अलग है, सेम नहीं होगी। उसके बाद आप आपका दूसरे नंबर पे आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सेगमेंटिंग डाटा एंड रीअसेंबलिंग सेगमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैंने पहले भी कहा था कि आपका जो डाटा है वो बल्क के अंदर नहीं जाता, ट्रैवल करता, वो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर, वो डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं कि आपका 0 1 से फॉर्म में आपको फ्रेम में कन्वर्ट होता है, फ्रेम से पैकेट्स बनते हैं, पैकेट से आपके सेशंस, सेगमेंटेशन होती है, कि आपका डाटा के अंदर छोटे 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 पोर्शन के अंदर डिवाइड हो जाता है। वो आपने मैक्सिमम बात की थी कि लेयर 2 के ऊपर आपका मैक्सिमम है 1518 बाइट्स का। इसी तरह जब लेयर 3 पे जाता है तो वो ऑब्वियसली कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, MSS। वो मैंने बताया था कि 1480 होता है मैक्सिमम, वैसे नॉर्मली 1460 पे चल रहा होता है, तो ये आपका MSS होता है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। जो सेगमेंटेशन यहाँ पे हो रही होती है उसको हम कहते हैं MSS। उसके बाद रीअसेंबली क्या काम करता है कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ से डाटा सेंड किया, मेरा डाटा 10 MB का था, उसके 10 पैकेट्स बने 1 1 MB के, तो उनको एक सीक्वेंस नंबर असाइन हो जाता है। वो सीक्वेंस नंबर एक तरह से आपकी कैरी करता है कि भाई ये आपका 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, इस तरह आएगा। ठीक हो गया। अगर लेट सपोज, अब देखो ना, आपकी ट्रैफिक जो है वो कभी भी एक रास्ते से, एक राउट से नहीं जाती। ओके, कुछ ट्रैफिक किसी राउट से, कुछ ट्रैफिक जो उनको फिजिबल लगता है, जो उनको इजी लगता है वो ट्रैवल। बाज़ दफा ऐसा होता है कि जो पैकेट नंबर 1 उसको पहले पहुंचना चाहिए था, उसकी जगह 10 वाला पहले पहुंच जाता है डेस्टिनेशन के पास। तो जब वो सारे पैकेट्स आ जाते हैं तो फिर उनको रीअसेंबल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंडर पोजीशंस। ठीक है ना, कि जो सेंडर ने जो सीक्वेंस नंबर सेट किए थे उनको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोबारा रीअसेंबल किया जाता है, ताकि ओरिजिनल फॉर्म का डाटा है। ठीक है ना, अगर किसी ने एग्जांपल देखनी हो तो IDM के अंदर एक होता है, जब आप क्या डाउनलोडिंग कर रहे होते हो तो उसके अंदर डिफरेंट सेशंस होते हैं, सेगमेंट बने होते हैं। ठीक है ना, एंड में जाके जब सारी चीजें डाउनलोड हो जाती है तो वो एज रीबिल्डिंग करता है। रीबिल्डिंग क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू द, मतलब डाउनलोडिंग के अंदर कुछ एंड वाला पहले डाउनलोड होता है, बाद दफा ये सीक्वेंस ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो उन सीक्वेंस ऑर्डर को जो रीबिल्ड करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द जो उसके सीक्वेंस नंबर थे उसके अकॉर्डिंग रीबिल्ड करके फिर हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म के अंदर है। अगर वो वैसे ही दे जैसा कि आपके डाउनलोड हुई है, तो फिर आपको मूवी का कुछ पोर्शन जो लास्ट वाला है वो शुरू में मिल जाए, जो शुरू वाला है वो एंड में मिल जाए, तो इस तरह फिर सीक्वेंस के अंदर चलेगी वो। उसके बाद ऐड हेडर इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेब सर्विसेज यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली पोर्ट 80 हेडर उसका यूज होगा। वीडियो कॉलिंग के लिए यूज कर रहे हो तो उसका हेडर यूज होगा। स्ट्रीम कर रहे हो तो ऑनलाइन, तो उसके लिए अलग हेडर यूज होगा। इंस्टेंट मैसेज कर रहे हो तो उसका अलग से हेडर होगा। हेडर मीन इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, जिसकी वजह से आपकी ट्रैफिक डिफरेंशिएट हो रही है, आपकी इंडिविजुअल हो रही है हर एक के। उसके बाद आइडेंटिफाई द एप्लीकेशंस है। अब यहाँ पे जब एप्लीकेशंस की बात करेगा तो वो बेसिक आपके वर्चुअल पोर्ट है। ठीक है ना, आप इंस्टेंट मैसेज इंटरनेट चैट करते हो तो उसके लिए 531 पोर्ट वर्चुअल यूज होती है। उसके बाद आप वेब सर्विसेज कर रहे हो, वेब ब्राउजिंग यूज कर रहे हो तो दो तरह के पोर्ट 80 और 443 यूज होती है। ईमेल के लिए आपको 110 पोर्ट यूज होती है। बेसिक ये आपकी जो एप्लीकेशन है ये बेसिक आपकी वर्चुअल पोर्ट है। लेकिन हम तो एप्लीकेशन नेम की वजह से जाते हैं, बैकएंड पे वो किस पोर्ट से ट्रैफिक हमारी कम्युनिकेट हो रही है सारी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। क्योंकि जब भी आप ट्रैक करते हो कोई चीज को, या ट्रैप करते हो, ट्रैक एंड ट्रैप दो मर्जी मर्जी, या आप स्निफ कर रहे हो, या आप कोई चीज वाइट शार्क लगाया हो, आप ट्रैफिक कैप्चर कर रहे हो। ट्रैफिक कैप्चर तो कर ली, अब उसमें जब उसका पूरा का पूरा यूआरएल फाइंड करते हो, उसमें यूआरएल एड्रेस होता है, उसकी पोर्ट नंबर तक होता है। उसके बाद हम आगे ही चलेंगे, एक सॉकेट पेयर तक होता है, सॉकेट्स तक की इन्फॉर्मेशन होती है जिससे वो चैट आपस में बिल्ड हुई होती है, सेशन बिल्ड हुई होती है। तो वही हमें इनकी पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, तो फिर हम उसी पोर्ट के अगेंस्ट किसी के इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। हमारी जितनी कम्युनिकेशन होती है वो आपके पोर्ट के थ्रू होती है, जिसको हम नॉर्मली हम एप्लीकेशन कह रहे होते हैं। उसके बाद कन्वर्सेशन मल्टीप्लेक्सिंग है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, ये शुरू के अंदर, अभी 90s के अंदर तो हर चीज के लिए आपको वन टाइम वन सर्विस यूज करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब मल्टीप्लेक्सिंग है कि एक ही वक्त के अंदर आप मल्टीपल सर्विसेज यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे एक्सेल पावर पॉइंट भी ओपन किया हुआ है, उधर से गूगल मीट पे मेरे लाइव सेशन भी आपके साथ चल रहा है, ठीक है ना। उस अगर मैंने व्हाट्सएप स्कैन किया होगा तो वेब बेस वो भी चल रहा होगा साथ साथ, अगर मैंने कोई और चीजें सर्विसेज की होगी तो वो भी साथ साथ चल रही होंगी, और हर एक के सेशन अलग अलग होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, आपस में मिक्सअप नहीं होंगे। दैट्स कॉल्ड अ मल्टीप्लेक्सिंग, कि एक वक्त के अंदर आपके कहते हैं सेगमेंटेशन अलाउज मल्टीप्लेक्सिंग है, मल्टीपल एप्लीकेशन कैन यूज द नेटवर्क एट द सेम टाइम, बेसिक ये काम करता है आपका। और सेगमेंट क्या काम करता है आपको, फैसिलिटेट डाटा ट्रांसपोर्ट, तो लो नेटवर्क लेयर्स के फैसिलिटेट करता है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स है, डिफरेंट लेयर्स के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। नेटवर्क एक्सेस है आपका यहाँ पे लैन कनेक्शन एंड वैन कनेक्शन, इथरनेट प्रोटोकॉल। जब बाकी इंटरनेट के ऊपर जो लेयर 3 उस पर आईपीएस, आईपीएस के ऊपर आप मल्टीपल सर्विसेज पे रन कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आपके डेफिनेटली दो ही हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। और एप्लीकेशन लेयर पे एफटीपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी, डीएनएस, टीएफटीपी, डीएससीपी, ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है ट्रांसपोर्ट लेयर इंक्लूड द टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल। अभी हमने उनकी डिफरेंशिएट, अब यहाँ से डिफरेंशिएशन शुरू हो गया है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल टीसीपी क्या है, और आगे हम देखेंगे यूडीपी क्या है। टीसीपी क्या है कि आपका ये रिलायबल है, फुल फीचर्ड है, ठीक है ना, और ये इंश्योर करता है कि आपका डाटा हर हालत में डेस्टिनेशन के पास जाएगा ही जाएगा, ये इसकी गारंटी होती है। टीसीपी इंक्लूड फील्ड डिलीवरी ऑफ द एप्लीकेशन डाटा। अब इसमें क्या क्या है कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज एनालॉग टू सेंडिंग पैकेट्स दैट आर ट्रैक्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक ट्रैक्ड पैकेट्स होते हैं सारे, जो भी डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाए वो ट्रैक्ड है, रिलाय मतलब उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है ना। लेट्स सपोज अगर मैंने 10 पैकेट्स किसी को सेंड किया है, तो जैसे 1 पैकेट रिसीव होगा उसकी एक्नॉलेजमेंट, फिर 2 का फिर एक्नॉलेजमेंट, मतलब इस तरह एक्नॉलेजमेंट आती है, तो पता चल जाता है कि मेरे पास कितने पैकेट में रिसीव हुए और कितने सॉरी सेंड हो गए, कितने नहीं हुए। उसके बाद टीसीपी प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी देता है आपको, फुल फ्लो कंट्रोल देता है। फ्लो कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझने के। रिलायबिलिटी होती है सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपका सेशन बिल्ड होना। और फ्लो कंट्रोल क्या है कि बाज दफा आपकी जब ट्रैफिक कैरी कर रही होती है, तो बाज दफा ऐसी जगह भी आ जाती है कि जहाँ पे ट्रैफिक फुल रश होता है, मतलब एक तरह से वहां पे जैम हुई होती है, तो उसमें क्या कर काम करता है कि भाई अपने साइज को, जो एमएसएस का साइज है उसको लो ऑर्डर पे लेके आ जाता है, मतलब कम करता है। मतलब नॉर्मली हम 1400 अगर 80 बाइट्स का यूज हो रहा है हमारा एमएसएस, तो उसको क्या करेगा 1420 पे ले आएगा, 1400 पे ले आएगा, ताकि कम साइज में कन्वर्ट हो और फास्टली ट्रैवल कर जाए। तो ये फ्लो कंट्रोल भी है अकॉर्डिंग। उसके बाद रीट्रांसमिट एनी अनएक्नॉलेज, जो भी अनएक्नॉलेज्ड है वो काम करेगा। नंबर एंड ट्रैक डाटा सेगमेंट्स है, ट्रांसमिट तो स्पेसिफिक होस्ट है, ये भी काम करेगा। और रिसीव करेगा एक्नॉलेज हर डाटा की। सीक्वेंस डाटा माइट अराइव इन रॉन्ग ऑर्डर, तो क्या करेगा सेंड डाटा एट द एफिशिएंट रेट द एक्सेप्टेबल बाय द रिसीवर। टीसीपी डिवाइड्स इनटू द सेगमेंट्स, टीसीपी किसमें करता है, डाटा को आपके सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करता है। ये आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जैसे एग्जांपल देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेट ऑफ द कन्वर्सेशन, टीसीपी मस्ट फर्स्ट एस्टैब्लिश, सबसे पहले वो क्या करेगा सेशन एस्टैब्लिश करेगा, ठीक हो गया ना। टीसीपी इज नाउन एज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, इसको हम कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं टीसीपी को। ये टीसीपी का हेडर है, ठीक है ना। अब इसका हेडर आईपीवी4 हेडर की तरह ही ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। एक्स्ट्रा तो नहीं है, अब इसमें सोर्स पोर्ट होती है, डेस्टिनेशन पोर्ट होती है, ये 16 बिट की होती है। अब ये 16 बिट की क्यों है, ये क्वेश्चन रेज होता है। हाँ जी, कोई बताएगा कि 16 बिट पर ही क्यों होती है सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। जी जी जी, जल्दी से बताइएगा, मैं जरा चैट बॉक्स देता हूँ। 16 बिट पर ही क्यों होती है ये, 32 बिट पे होनी चाहिए, 28 पे होनी चाहिए, किसी और पे भी नहीं, ये 16 बिट पर ही क्यों होती है वर्चुअल पोर्ट्स की। जी देखते हैं जी। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, टीसीपी और यूडीपी। यूडीपी तो उन्होंने कहा था यूडीपी फास्ट है, यूडीपी, और उसके बाद ये जो रॉन्ग कॉल आती है वो गलत नंबर डायल होता है, नेटवर्क का इशू नहीं होता इतना। नेटवर्क से जब इशू होता है ना, तो फिर सबको आती है एक साथ। लास्ट टाइम अगर किसी को याद होगा, जोंग का नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ था, या शायद जैज का, ईद पे। तब ये हुआ था कि जिधर भी कॉल करो फ्री थी, जिधर भी करो। तो ये एक आता है, ये भी नेटवर्क जब इशू आता है।
यूडीपी फास्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैंने कहा है कि ये 16 बिट ही क्यों यूज होता है, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? नो आइडिया। चलें एक मिनट, अगर तो यहाँ पे नहीं चलेगा। ओके। अच्छा, वो करो, 2 रेज़ टू पावर 16 करो, कितना आंसर आता है? 2 रेज़ टू पावर 16। 2 रेज़ टू पावर 16 कितना आंसर आता है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। 2 रेज़ टू पावर 16। 65,535, 36, ठीक है, मतलब 535 जीरो से। तो टोटल बिट्स आपकी वर्चुअल पोर्ट्स कितनी है टोटल? 65,535। अगर किसी भी बिट की वैल्यू लिखी जाएगी तो वो 16 बिट की होती है। अब समझ आ गई कि वो क्यों यूज करते हैं इतना। जैसे जब हम आईपी4 का हेडर देखते हैं तो उसमें आईपी एड्रेस की जगह 32 बिट्स होती है। ठीक हो गया? तो 32 बिट्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारा आईपी4 का एड्रेस पूरा का पूरा 32 बिट्स पे है। इसी तरह जब IPv6 का होता है, यूज होता है, तो उसमें 1 to 8 128 बिट्स यूज की जाती है। चले जी, हम आगे चलते हैं। उसमें ये आपका सोर्स पोर्ट होती है, डेस्टिनेशन पोर्ट होती है, ये 16 बिट की है। सीक्वेंस नंबर, 32 बिट फील्ड यूज्ड फॉर डाटा रीअसेंबली पर्पसेस। ठीक हो गया, ये 32। अब ये जो सीक्वेंस नंबर है ये भी 32 है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी 32 होंगे। क्यों? क्योंकि जितने सीक्वेंस नंबर आप ऑर्डर में डिवाइड करोगे उतने ही आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर बनेंगे। हेडर लेंथ है आपकी, रिजर्व्ड बिट्स है फॉर फ्यूचर्स के लिए। कंट्रोल बिट्स है, अगर कंट्रोल करना है, कंट्रोल कब होता है? फ्लो कंट्रोल के दौरान, कम या ज्यादा करना है उसको, फ्लैग्स इंडिकेट कोई फंक्शन चेंज करना है तो। उसके बाद विंडो साइज देखना है, चेकसम है, एंड अर्जेंट है। और IPv4 की जब भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो 32 बिट पर होगी। उसके बाद है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी। यूडीपी इज अ सिंपलर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। कहते इट डज नॉट प्रोवाइड रिलायबिलिटी एंड फ्लो कंट्रोल, ये फ्लो कंट्रोल नहीं देता, रिलायबिलिटी नहीं देता। विच मीन इट रिक्वायर्स फ्यूअर हेडर फील्ड्स। उसमें कहते हैं सेंडर एंड द रिसीवर यूडीपी प्रोसेस डू नॉट हैव टू मैनेज रिलायबिलिटी। मतलब ये सेंडर रिसीवर को कोई रिलायबिलिटी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, कोई सेशंस बिल्ड करने की जरूरत नहीं है इनकी। यूडीपी प्रोवाइड द बेसिक फंक्शन ऑफ डिलीवरिंग डाटाग्राम्स बिटवीन द अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन। उसका यूडीपी इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ध्यान में रखना। बिकॉज यूडीपी डज नॉट प्रोवाइड रिलायबिलिटी और फ्लो कंट्रोल, इट डज नॉट रिक्वायर। अच्छा, इसकी अगर मैं बिल्कुल ही लाइट से एग्जांपल दूं तो कुछ इस तरह बनेगा कि जब हम लाइव ट्रांसमिशन, अभी हमने PSL की ऑलमोस्ट सारे पर्सन ने देखी होगी लाइव ट्रांसमिशन, टैब मैड पे या जिस पे भी, जब हम क्या करते हैं कि अगर उसको 1080 पे कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, एक तो ऑटो ऑटो में क्या होता है कि आपकी रेजोल्यूशन अप एंड डाउन हो रही थी, कभी वो पिक्चर ज्यादा क्रिस्टल क्वालिटी में जाती, कभी नहीं। अगर उसको 1080 पे फिक्स कर दे तो अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन पुअर हो जाए तो वो बफर करना शुरू कर देता है। वो बफर इसलिए करता है कि वो अपने जो पैकेट्स हैं उनको फ्लो कंट्रोल को मेंटेन नहीं करता। मतलब उसके लिए बिट 1080 का ही आना चाहिए, चाहे वो आपकी ट्रैफिक चौक हो तो फिर सबर करो जब तक आपकी स्पेस नहीं बनती। तो ये भी एक इसमें होता है इशू। इशू तो नहीं होता, लेकिन ये असल में इसकी जो वर्किंग बिहेवियर है वो इसी तरह का यूडीपी का। यूडीपी इज आल्सो नोन एज स्टेटलेस है, बिकॉज यूडीपी डज नॉट ट्रैक इंफॉर्मेशन सेंट और रिसीव्ड बिटवीन द क्लाइंट सर्वर। सिंपल सी बात है कि ये कोई ट्रैक एंड रिकॉर्ड नहीं रखता। इसने डाटा सेंड करना है, आगे को रिसीव करने वाला है नहीं है, मैनिपुलेट हुआ है, चेंज हुआ है, कुछ हुआ है, ये गारंटी नहीं देता। यूडीपी डिवाइड्स डाटा इनटू द डाटाग्राम्स दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज अ सेगमेंट। सेगमेंट्स और डाटाग्राम एक ही चीज है, लेकिन डाटाग्राम सिर्फ यूडीपी के लिए। ये आपके, अब इसमें जब भी कोई पर्सन किसी को भी डाटा सेंड करेगा, अगर उसमें कोई चीज मिस हो गई है या सेंड नहीं हुई तो उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है कि, और कोई रिट्रांसमिशन भी नहीं है। उसके बाद यूडीपी हेडर है।
यूडीपी आपका सिंपलर है, इसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं है। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, सोर्स पोर्ट क्या है, लेंथ क्या है, चेकसम क्या है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। कहता था ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन यूडीपी इज कॉल्ड डाटाग्राम और सेगमेंट्स, जो आप मर्जी कह लो इसको, सेगमेंट्स भी कह सकते हो और डाटाग्राम भी। सोर्स पोर्ट है, ये भी देखो 60 बिट की होगी, डेस्टिनेशन पोर्ट भी 60 बिट, और सीक्वेंस नंबर। हाँ, अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस नंबर पैकेट्स तो कन्वर्ट होंगे आपके डेफिनेटली सेगमेंट के अंदर, लेकिन आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देनी होती है। लेंथ है और उसके बाद चेकसम है। उसके बाद सॉकेट पेयर्स। कोई एनीवन मुझे बताएगा सॉकेट पेयर्स क्या होता है? सॉकेट पेयर्स। सॉकेट पेयर्स जी। आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो आपके सॉकेट पेयर्स के थ्रू होती है, जिनको हम सॉकेट कहते हैं। पोर्ट नंबर्स एक हद तक कह सकते हो, वैसे नहीं। आपका आईपी एड्रेस प्लस आपका पोर्ट नंबर मिल के एक यूनिक सॉकेट जनरेट करते हैं, जो कि हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। इसको हम सॉकेट पेयर कहते हैं। और इसी वजह से हमारी ट्रैफिक डिफरेंशिएट होती है, हमारी कन्वर्सेशन आपस में मैच नहीं करती, मतलब गड़बड़ नहीं होती उसमें। ठीक हो गया। तो ये एक की है पोर्ट नंबर। अब देखो ना, लेट्स सपोज मैं जब हम नेटिंग यूज कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि एक पब्लिक आईपी के अगेंस्ट पूरा का पूरा नेटवर्क प्राइवेट आईपी पे चल रहा होता है। तो प्राइवेट आईपी पे जब पब्लिक आईपी बैकएंड से, तो ट्रैफिक भाई एक ही पोर्ट से आएगी। ऐसा है ना, एक ही आईपी है, सबकी ट्रैफिक उसी से आनी है, लेकिन आपस में कभी भी फिर भी मैच नहीं हो। ये नहीं हो कि हम बीजू के अंदर बैठे कि मेरा डाटा किसी और फैकल्टी पर्सन के पास चला जाए, किसी और मेरा मैसेज किसी और के साथ आ जाए, उनका मैसेज मेरे पास आ जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक हो गया। वो किस वजह से होता है? क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 10 का सीरीज चल रहा है, 192.168 10.2 मेरा आईपी है, 10.3 उनका है, 10.4 उनका है। अब उनके साथ उनकी वर्चुअल पोर्ट जब बाइंड हो जाएगी, लेट्स सपोज कोई भी 1080 यूज होती है, 80 अगर यूज हो जाएगी, तो देखो एक यूनिक बन गया, मेरे 2 मेरे पास 10.2 आईपी है और साथ पोर्ट लग जाएगी 80, तो वो यूनिक बन गया। इसलिए 10.3 है उनका आईपी और पोर्ट 80 यूज हो जाएगी, तो वो भी यूनिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब डुप्लीकेशन आईपी एड्रेस से, इसलिए जब भी लोग आईपी4 के अंदर एड्रेस डुप्लीकेट होता है, तो अब आपकी ट्रैफिक कहीं भी ट्रैवल नहीं करती, कहीं पर भी किसी भी जगह, दोनों आईपी जहां जहां पे आपने असाइन किए उन दोनों जगहों पे आपको इंटरनेट नहीं चलता। तो ये इस वजह से आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी सॉकेट पेयर से होती है। सॉकेट पेयर कहते द सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट्स आर प्लेस्ड विद द सेगमेंट, कहते सेगमेंट्स आर देन इनकैप्सुलेटेड विद एन आईपी पैकेट्स। ठीक हो गया। अब कहते हैं सॉकेट्स इनेबल मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग ऑन अ क्लाइंट। ठीक हो गया। अब ये काम करता है। द सोर्स पोर्ट नंबर एक्ट्स एज अ रिटर्न एड्रेस फॉर द रिक्वेस्टिंग एप्लीकेशन, और ये इसके एग्जांपल यहाँ पे है। ये देखो कि आपका जो आईपी एड्रेस है, ये लेट्स सपोज आईपी एड्रेस है, ये सोर्स आईपी है, ये आपका सोर्स पोर्ट है, ये दोनों मिलके एक यूनिक एड्रेस बना देता है, जिसको हम सॉकेट पेयर कहते हैं। इसी तरह ये डेस्टिनेशन आईपी है और ये डेस्टिनेशन पोर्ट है, और ये इन दोनों के, ये आप दोनों के मिल के बन के क्या बनते हैं? आपके सॉकेट्स बनते हैं। और सॉकेट्स हर एक का यूनिक होता है। उसको कुछ इस तरह प्रेजेंट किया जाता है, ये 192.168.1.5 और क्या होता है हमारे पास 10, जो भी आगे पोर्ट नंबर है। जब हम किसी आईपी पर स्पेसिफिक सर्विसेज ऑन करते हैं, मतलब स्पेसिफिक पोर्ट के अगेंस्ट, लेट्स सपोज हमने पोर्ट 80 यूज उस पर एनेबल करनी है, पोर्ट 443 करनी है, तो हम जब उस पर आईपी लिखेंगे तो हमें पोर्ट साथ मेंशन करनी पड़ेगी, तब हमारी सर्विसेज ऑन होगी, अदरवाइज सर्विस ऑन नहीं होगी। उसके एग्जांपल मैं एक दे देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, ये देखो एक हमारा एनएमएस होता था, ठीक है ना, उसके साथ देखो मैंने पोर्ट बाइंड की हुई है। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पोर्ट हटा दो और फिर एंटर करूँ, तो मेरी सर्विसेज कभी भी नहीं चलनी। देखो अनरीचेबल आ रहा है, कांट भी रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब मैं इसको वर्चुअल पोर्ट देता हूँ, यहाँ पे ये देखो कॉल करता हूँ 8085 करता हूँ, तो देखो वो सर्विसेज ऑन हो गई। तो हमारी बाज दफा हम जो करते हैं चीजें, हम सर्विसेज ऑन करते हैं तो स्पेसिफिक पोर्ट पर, वर्चुअल पोर्ट पर भी हम इनेबल कर सकते हैं इस पे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन एस्टेब्लिशमेंट है। सेशंस किस तरह बनते हैं?
ठीक है ना। अब टीसीपी सर्वर जब भी कोई हम आपस में, जब जैसे हम कोई क्रोम ओपन करते हैं, जैसे हम वेबसाइट का एड्रेस देते हैं, तो उसके साथ हमारा सेशन पहले बनता है, फिर जाके वो पेज रिट्रीव होता है, ओपन होता है हमारे पास। अब इसके डिफरेंट प्रोसेस हैं, ठीक है ना। लेट्स सपोज अगर मैं, एक मिनट यार, जी, ये कैम्स अपने ना ऑफ रखा करें। अब यहाँ पे हमारा टीसीपी सर्वर प्रोसेस है, क्लाइंट सेंडिंग टीसीपी रिक्वेस्ट। देखो, हमने पोर्ट 80 वेब सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो हमारी डेस्टिनेशन पोर्ट हमेशा क्या होगी, पोर्ट 80 होगी। तो इसलिए जो सोर्स पोर्ट है, हमने जब पोर्ट्स की बात की थी, उसमें वेल नोन पोर्ट्स थे, उसके बाद कुछ प्राइवेट पोर्ट्स थे, उसके बाद कुछ डायनामिक पोर्ट्स थे। डायनामिक पोर्ट्स हमारे सिस्टम के अंदर यूज होती है, ठीक है ना। जो तीसरा पोर्शन है वो देखो, इसलिए वो हमारी रेंज जो लास्ट वाली है वही है। हमारा सोर्स पोर्ट क्या है, ये वाली पोर्ट है, लेट्स सपोज क्या है, 49152, ये सोर्स पोर्ट है। लेकिन हमारी डेस्टिनेशन पोर्ट, क्योंकि वो वेल नोन हो गया हमेशा, क्योंकि कोई ना कोई स्पेसिफिक सर्विस है। अगर हम एस एम टी पी की जा रहे हैं, तो डेफिनेटली पोर्ट 25 यूज करेगा। टी एफ टी पी के लिए 21, एफ टी पी के लिए 21 या 20 यूज करेंगे। तो जो भी सर्विसेज हम अगर सिक्योर चैनल यूज कर रहे हैं एच टी टी पी एस का, तो फिर हमें 443 हमारी डेस्टिनेशन पोर्ट होगी। तो सोर्स पोर्ट आपकी क्या होगी, अगर किसी ने वेल नोन पोर्ट्स, उसके बाद प्राइवेट पोर्ट्स हैं शायद, और उसके बाद आ जाती है डायनामिक पोर्ट्स। तो डायनामिक पोर्ट्स की रेंज कुछ इसी तरह की लास्ट वाली है, तो वो आपके सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है, ठीक है ना। इसलिए हमारे जितने भी सेशन बनते हैं, तो उसकी सोर्स पोर्ट हमेशा डिफरेंट होती है। हाँ, अभी क्वेश्चन किया था किस तरह चेक करते हैं, वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि हम पोर्ट किस तरह चेक करते हैं। ये आपके, ये देखो, ये डेस्टिनेशन पोर्ट है, ये आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट है, ये सर्वर के ऊपर जा रही है। इसलिए जब रिवर्स ट्रैफिक आती है, मतलब सर्वर से जब वापस आएगी, तो वो हमारे लिए सर्वर से एक बार देर में करना है। अब क्लाइंट पे बैठे हो, तो हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट 80 है। जब हम सर्वर के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, 49152 या 51152, क्योंकि जिसपे रिवर्स ट्रैफिक आनी है, तो वो भी वर्चुअल पोर्ट पे आनी है। वर्चुअल पोर्ट का टैग लगा होगा उसके साथ, जैसे वो उस पब्लिक आईपी पे आएगी, पब्लिक आईपी उसको नेट से कन्वर्ट करेगा प्राइवेट आईपी के अंदर। तो प्राइवेट आईपी के अंदर देखेगा कि ये पोर्ट नंबर किस आईपी के साथ बाइंड है, तो उसको बाइंड करके उसके सेशन के साथ, क्योंकि हेडर की इन्फॉर्मेशन है उसको, फिर ये कम्युनिकेशन हो जाती है हमारी। ये पूरा वही प्रोसेस बताया उन्होंने। रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन पोर्ट्स है, ठीक है ना, कि रिस्पॉन्स किस तरह करते हैं, ये कनेक्टिविटी किस तरह, ये सारा उसे पूरी प्रॉपर चैनल ने समझाने की कोशिश की है, कि जो हम सर्च कर रहे होते हैं। वैसे हम देखना चाहें, लेट्स स्टार्ट। मैंने एक मिनट,
एक मिनट, ये देखो, ये आपके हैं सॉकेट पेयर्स। ये देखो, ये आईपी आ रहा है, उसके अगेंस्ट पोर्ट आ रही है। ये अभी तो बन रहे हैं। ये देखो, ये एस्टेब्लिश हुआ है HTTPS के साथ। ये मेरा प्राइवेट आईपी है, ठीक है ना। ये देखो, साथ उसके पोर्ट नंबर है, आगे किसके साथ, ये पब्लिक आईपी और साथ HTTPS है, मतलब आपका 443 पोर्ट के साथ है। इससे ना, ये देखो, ये मेरा प्राइवेट आईपी है, ये उसकी वर्चुअल पोर्ट है, ये इसका एक प्राइवेट सॉकेट है, और ये आपका पब्लिक सॉकेट है। ठीक हो गया। तो हम इस तरह चेक कर सकते हैं, नेट स्टेट मैंने से ऐसे करेंगे तो हमारे पास पूरी सेशन है। ये देखो, अभी लिस्टिंग स्टेट पे लगा हुआ है, जहां पे एस्टेब्लिश है तो मतलब वहां तक आपका सेशन बिल्कुल एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है। इसी तरह ये देखो, एक और सेशन है HTTPS के थ्रू, ये एक और सेशन बना हुआ है। क्लियर हो गया जहां तक कि हमारे सेशन किस तरह बनते हैं और हम अपने सिस्टम पे क्या है। एक बार में जितने ज्यादा सेशन आपके बने हुए हैं तो उतने ज्यादा सिस्टम आपको अवेलेबल है। जितने ज्यादा सेशन है मतलब आपके बने हुए, उतने ज्यादा आपका अवेलेबल सिस्टम है। उसके बाद कहते हैं टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है। इसमें फर्स्ट 3 है। सबसे पहले क्या कहते हैं कि इनिशिएट किया जाता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है जिसके सर्विस उसको लेनी है। क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन सेशंस विद द सर्वर, एक रिक्वेस्ट जिनके स्टेप 1 है सिंक्रोनाइजेशन का। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है कि स्टेप 2 एक्नॉलेज करेगा उसके जो उसने रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर। सर्वर एक्नॉलेज द क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन सेशंस एंड रिक्वेस्ट अ क्लाइंट सर्वर टू क्लाइंट। ध्यान में रखिएगा, पहले क्लाइंट ने किया तो क्लाइंट टू सर्वर था, अब सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है वापस तो क्या होगा, सर्वर टू क्लाइंट कम्युनिकेशंस। ये आपकी दूसरी है। थर्ड क्या होता है कि इनिशिएट क्लाइंट एक्नॉलेजेस, अगर क्लाइंट ने एक्नॉलेज कर लिया तो फिर आपका सेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर आप सर्विसेज यूज कर सकते हो। सेशन टर्मिनेशन करनी है तो उसके लिए टू क्लोज द कनेक्शन द फिनिश फिन कंट्रोल एक फ्लैग होता है, वो यूज किया जाता है। मतलब जैसे हम अगर हमारे क्रोम सेशन सारे ओपन हुए हैं तो हम उनको जब खत्म करें तो वैसे उस पे ऑटो फिन फ्लैग का ऑप्शन हो जाता है, लग जाता है, तो उससे आपका सारे के सारे सेशन डिस्कनेक्ट होते हैं। या हम एंड टास्क करते जाएं तब भी हमारे सेशंस खत्म हो जाते हैं सारे। टू टू एंड ईच वन वे टीसीपी सेशन आ टू वे हैंडशेक है, कंसिस्टेंस ऑफ द फिन फ्लैग है, एक्नॉलेजमेंट है। ये आपके सारे फिन हमेशा यूज किए जाते हैं टर्मिनेशन के लिए। अब यहाँ पे सेशन टर्मिनेशन है तो उसमें सबसे पहले फिन का आएगा, उसने रिक्वेस्ट की सर्वर को, फिन फ्लैग, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट की कि हाँ मुझे आपका जो टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट आ गई, उसके बाद उसने उसको टर्मिनेट कर दिया। एक बार टर्मिनेट, कुछ बाज ऑफ ऐसा होता है कि इनके ऑटो टाइम भी लगा होता है। जैसा कि अगर सिस्को की वेबसाइट आप 10 मिनट तक शायद उस पर कोई वर्किंग ना करे तो वो सेशन टाइम आउट कर देते, फिर दोबारा से आपको लॉग इन करना पड़ता है। मतलब आपका जो फिन का टाइमर भी सेट होता है एक खास टाइम तक, कि तब तक वो आपका सेशन एस्टेब्लिश करके रखता है। उसके बाद अगर उस टाइम के अंदर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई तब आपका ऑटो फिन अप्लाई हो जाता है और आपका सेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिन सर्वर सेंड्स द फिन द क्लाइंट टू टर्मिनेट द सर्वर टू क्लाइंट सेशंस। ये एक्नॉलेजमेंट आई, फिर उसने रिसीव की, ये सारा एक्नॉलेजमेंट चलती रहती है और आपका सेशन अगर आपने दोबारा करना तो फिर दोबारा है। उसके बाद TCP 3 वे हैंडशेक, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वैसे अगर हम साइबर सिक्योरिटी पॉइंट में देखते हैं तो हमारा 3 वे हैंडशेक का एक ब्रॉडकास्ट जनरेट किया जाता है किसी भी सर्वर पर, उसको बिजी करने के लिए, चाहे रियल ट्रैफिक उस तक ना पहुंच सके। ये भी फेक है, हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। उसके कहते हैं वैसे वैसे ये रियल वर्किंग है, मतलब इसी पे जब कोई साइबर इंट्रूडर अटैकर या विक्टिम जो भी काम करना चाहे तो बेसिक वो TCP 3 वे हैंडशेक मेथडोलॉजी यूज करता है। अब इसमें क्या होता है कि द फंक्शन ऑफ द 3 वे हैंडशेक आर, इट एस्टेब्लिशेस दैट द डेस्टिनेशन डिवाइस इज प्रेजेंट ऑन द नेटवर्क। कहते हैं इट वेरीफाइज द डेस्टिनेशन डिवाइस हैज एन एक्टिव सर्विस। एक्टिव सर्विस मैंने पहले भी बात की थी, एक्टिव चेक करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, पिंग करके चेक कर सकते हो, आईपी लगा हुआ है ठीक है नहीं है, वहां तक रिस्पॉन्स आ रहा है, इको रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा, वो हम पहले भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करें। एंड एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट ऑन द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, अब एनमैप के थ्रू भी आप काम कर सकते हो, उसकी सर्विस देख सकते हो कौन सी पोर्ट ऑन है कौन सी पोर्ट डाउन है, कितने परसेंट वल्नरेबल है। एनमैप है ना आपका नेटवर्क मॉनिटरिंग या नेटवर्क सर्चर, स्कैनर जिसको हम कह सकते हैं,
वो क्या होता है, इट इन्फॉर्म द डेस्टिनेशन डिवाइस दैट द सोर्स क्लाइंट्स इंटेंड्स टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन सेशन। आफ्टर कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड द सेशंस आर क्लोज्ड। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कहते हैं द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड, द कनेक्शन एंड सेशन मैकेनिज्म इनेबल्स टीसीपी। हमेशा जब भी किसी सिस्टम को टारगेट किया जाता है या किसी मोबाइल के इंटरप्रेटर को टारगेट किया जाता है तो उसके अंदर टीसीपी कनेक्शन बनाया जाता है। यूडीपी कभी भी नहीं बनाते हैं, टीसीपी बनाया जाता है ताकि हमारा सेशन उनके साथ बना रहे। जब भी वो नेटवर्क ऑन करे तो फौरन हमारा सेशन स्टैब्लिश हो जाए और हम उसके सिस्टम में जो भी कुछ करना चाहे कर सके इजीली। हमेशा जितने भी सेशन में जाते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी मोबाइल के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो वो टीसीपी ही बनाया जाता है। वैसे वो भी होता थ्री वे ही है। द सिक्स बिट्स इन द कंट्रोल बिट्स fail to TCP segment header are also known as flag. A flag is a bit। अब इसमें क्या होता है कि URG एक फ्लैग अगर है तो वो अर्जेंट पॉइंटर फील्ड है। एक्नॉलेजमेंट AC की एक्नॉलेजमेंट फ्लैग है। PSH पुश है। RST रीसेट करने के लिए सेशन को जब हम F5 प्रेस करते हैं तो फिर पूरा सेशन रिफ्रेश होता है। उसके बाद सिंक्रोनाइज करने के लिए सीक्वेंस नंबर है। और फिन कौन सा आपका है, आपका टर्मिनेशन के लिए, नो मोर डाटा एंड टर्मिनेशन। ये एक लैब है, ये भी करनी है आप लोगों ने। मैंने आपको एनमैप की लैब करानी है सर्च करने के लिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने ये लैब परफॉर्म करनी है। वैसे लास्ट टाइम हमने उसकी लैब की थी वर्कशॉप की, ये वर्कशॉप की लैब है, करवा देता हूँ मैं आपको। जो हमने लास्ट लैब देखी थी उसी लैब को हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना मजीद। ट्रांसपोर्ट लेयर रिलायबिलिटी। अभी रिलायबिलिटी है, गारंटीड एंड ऑर्डर डिलीवरी। सबसे मेन फीचर इसका ये है कि ये टीसीपी आपको गारंटी देता है कि भैया आपके पैकेट्स जाएंगे ही जाएंगे। ठीक हो गया। ये इसका सबसे मेन फायदा है कि देयर आर मे बी टाइम्स व्हेन either TCP segments do not drive। अब कहते हैं for the original message to be understood by the recipient all the data must be received and the data in the segments के अंदर जाता है। उसके सीक्वेंस नंबर असाइन किए जाते हैं, सीक्वेंस नंबर बनता है ना, सीक्वेंस नंबर से फिर डाटा ट्रैवल किया जाता है। फिर हर एक की एक्नॉलेजमेंट आती है, एक्नॉलेजमेंट के बाद अगर कोई चीज रह गई है तो उसको दोबारा रीट्रांसमिट किया जाएगा। ये सारे फंक्शन इसके हैं। अब ये टीसीपी रिलायबिलिटी, ये आपके सेगमेंट, ये आपका डाटा था, उस डाटा के ये सेगमेंट्स बन गए। ठीक हो गया। अब जब सेगमेंट गए तो सेगमेंट तो आपकी फॉर्म चेंज हो गई, मतलब मैंने कहा था कि रॉन्ग ऑर्डर के अंदर चले गए। ये वैसे ये तरतीब थी सेगमेंट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या आ रही है सेगमेंट 1 2 6 5 4 3। तो क्या करेगा, रीऑर्डर करेगा, रीऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेंडर एंड पे। ठीक है, उसने दोबारा उसको ऑर्डर में लेके आया और उसको उसने रिप्रेजेंट हो जाएगा ओरिजिनल डाटा फॉर्म के अंदर। तो ये इसके फंक्शन है टीसीपी के। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस नंबर रिलायबिलिटी, डाटा लॉस एंड रिट्रांसमिशन। इसमें वो पहले भी बता चुका कि टीसीपी के अंदर आपका अगर कोई चीज मिस हो गया, कोई पैकेट या कोई फ्रेम, तो उसको रिट्रांसमिट करने की ऑप्शन आती है एक्नॉलेजमेंट के अकॉर्डिंग। वो क्या होता है कि जितने आपने पैकेट सेगमेंट भेजे, जो सेगमेंट मिस हुए और जिसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो मतलब वो आपके मिस हो जाए तो उनको दोबारा रिट्रांसमिट किया जाता है। लेट्स सपोज 10 पैकेट थे, 10 में से 7 चले गए, 3 नहीं गए तो 3 की रिट्रांसमिशन होगी। ये आपका फंक्शनल है, इसमें डाटा लॉस नहीं होता। ये सब उसके वो कहते हैं विंडो साइज एंड एक्नॉलेजमेंट्स, टीसीपी फ्लो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बात की थी। अब कहते हैं कि विंडो साइज द नंबर ऑफ बाइट्स दैट द डेस्टिनेशन डिवाइस टीसीपी। अब इसमें एमएसएस की ज्यादातर बात करेगा। और कहते हैं कि फ्लो कंट्रोल हेल्प मेंटेन द रिलायबिलिटी ऑफ टीसीपी ट्रांसमिशन बाय एडजस्टिंग द रेट ऑफ डाटा फ्लो बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। मैंने पहले बात की थी कि अगर दरमियान में कोई भी ऐसा हाप आ जाता है, कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है, कोई नोड आ जाती है जहां पे ट्रैफिक फुल है, मतलब उसके 1 गिग की ट्रैफिक और 1 गिग फुल है, बहुत कम है, उसमें क्या करेगा, उसके सेगमेंट साइज को कम कर देगा। ये होता है सेगमेंट साइज। एमएसएस मैक्सिमम सेगमेंट साइज, मैक्सिमम सेगमेंट साइज देखो वो 1480 या 1460 तक होता है। ठीक, 1480 तक होता है। ठीक हो गया। अब वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। वो जहां पर भी ट्रैफिक फुल चौक मिलेगी तो वो उसको कर देगा। ये ऑटो होता है, इसमें कोई हमने वर्किंग ज्यादा नहीं करनी होती। उसका कहता है डेस्टिनेशन विल नॉट वेट फॉर द ऑल बाइट्स फॉर विंडो साइज टू बी रिसीव्ड प्ले रिप्लाइंग एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट कहता है कि द डिवाइस, अब जो आपकी डिवाइस आ रहे हैं टुडे यूज द स्लाइडिंग विंडोज प्रोटोकॉल। द रिसीवर सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट आफ्टर एवरी 2 सेगमेंट्स। जितने भी 2 सेगमेंट रिसीव होंगे उनको वो करेगा।
The advantage of the sliding windows is that it allows the sender to continuously transmit the segments as long as the receiver is acknowledgement previous segments. ये कंटिन्यूस, ये एक अच्छा फास्ट है। दूसरी चीज, आपका मैक्सिमम सेगमेंट साइज अब बढ़ाने की जरूरत है। वो वैसे तो आपका जंबो फ्रेम साइज बढ़ चुका है, वो जंबो फ्रेम 9800 बाइट्स का है। वैसे 1500 बाइट्स का होता है ना, अब 9800 का आ गया है। लेकिन 9800 को फायदा हमें कब होगा, हमारी ट्रांसमिशन फास्ट कब होगी, या हमारी डाउनलोडिंग स्पीड कब फास्ट होगी, या हमारी जो वेब सर्विसेज है तब फास्ट होगी, जब तक आपकी जो लास्ट माइल के डिवाइसेज है या एंड डिवाइसेज हैं वो भी आपके जंबो साइज फ्रेम को सपोर्ट करें। देखो ना, हम क्या करते हैं कि नोड एंड आईएसपी तक तो जंबो साइज फ्रेम, मतलब आईएसपी टू आईएसपी कम्युनिकेशन हम जंबो फ्रेम साइज से कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जैसे क्लाइंट पे जाता है तो वहां पे तो आपको एफटीटीएच पे या चले जाओ या इन डिवाइस पे चलो, ये मैक्सिमम 1480 बाइट्स को सपोर्ट करती है। बात फिर वही आ जाती है कि लेट्स सपोज अगर कोई जंबो फ्रेम साइज आया भी है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो मजीद टूटेगा। 15 15 1480 के बाइट्स में कन्वर्ट होगा, तो मतलब जितने ज्यादा फ्रेम बनते जाएंगे या जितने ज्यादा सेगमेंट बनते जाएंगे तो डेफिनेटली उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक हो गया। तो इसलिए जितना फ्रेम का साइज बड़ा होगा तो फिर उतनी ज्यादा फास्ट ट्रांसमिशन भी होगी। वो कहता है कि द सोर्स ट्रांसमिटेड 1460 बाइट्स ऑफ डाटा विच ईच सेगमेंट, दिस इज द मैक्सिमम सेगमेंट साइज एमएस इज अ पार्ट ऑफ द ऑप्शन फील्ड इन द टीसीपी हेडर। ठीक है ना। अब वो कहता है एमएसएस साइज डज नॉट इंक्लूड द टीसीपी हेडर, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इससे चेंज होना होता है। अब यहाँ पे देखो, ये टोटल जो इथरनेट फ्रेम को मिला के ये 1500 बाइट्स। अब यहाँ पे देखते हैं, अ कॉमन एमएसएस इज 1460 बाइट्स का है यूजिंग IPv4, अ होस्ट डिटरमाइंस द एमएसएस। कहता है कि ईथरनेट के ऊपर आपका एमटीयू होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट होता है आपका ट्रांसमिशन। कहता है ऑन एन ईथरनेट इंटरफेस द डिफॉल्ट एमटीयू इज 1500, डिफॉल्ट यही होता है। सब्सट्रैक्टिंग द IPv6 हेडर ऑफ 20 बाइट्स एंड 20 टीसीपी हेडर 20 बाइट्स, तो आपका एमएसएस साइज कितना हो जाता है, अब दोनों को 20 बाइट्स और 20 बाइट निकालो, 1460, बाकी बच जाता है। तो ये बेसिक आपको ओरिजिनल डाटा होता है, ये होता है एमएसएस, टीसीपी एमएसएस पे लोड ओरिजिनल डाटा। टीसीपी फ्लो कंट्रोल, उसके बाद कहता है कंजेशन अवॉइडेंस। कहता है व्हेन कंजेशन अकर्स ऑन अ नेटवर्क, क्या कहता है, इट रिजल्ट द पैकेट बीइंग डिस्कार्डेड बाय द ओवरलोडेड राउटर। कहता है व्हेन पैकेट कंटेनिंग टीसीपी सेगमेंट डू नॉट रीच देयर डेस्टिनेशन दे आर लेफ्ट अनएक्नॉलेज्ड। बजट में अब ये क्या कहता है कि अगर वो सेंड नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन कहता है इसका साइज का चेंज होना, एमएसएस का साइज भी चेंज करके फिर भी हम ट्रैफिक को गो थ्रू कर सकते हैं। अगर तो ट्रांसमिशन नहीं हुई तो फिर उनको रीट्रांसमिशन होगी। अब इसमें हम एल्गोरिथम भी जैसे लगा सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस जिसको हम कहते हैं, क्यूएस भी चला सकते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस के थ्रू हम इसको खत्म कर सकते हैं इस इश्यू को भी, क्योंकि आपकी वाइप की ट्रैफिक बहुत प्रायोरिटी में होती है, हाई प्रायोरिटी होती है उसकी। तो अगर आपका ट्रैफिक कंजेस्टेड हो गई है या ट्रैफिक जो लिंक है नोड है वो फुल हो गई है, तो वो उनको जरूर टाइम देगी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर टॉप पे है। तो हम इस मैकेनिज्म को भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी लैब है एन मैप, ये हम मेन करनी है, लेकिन उसके पहले हमें और भी साथ करना है जो कि दूसरा लेग, वो है जी हमारा नेटवर्क सर्विसेज। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन? जी और किसी को क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे? चैनल स्लो कर लेते हैं। असल में ये नेटवर्क की चीजें हैं ना, नेटवर्क्स तो आपको ऑब्वियसली बेसिक चीजें हैं।
सर सुमेर साहब देख लेते हैं। माजिद चौधरी आपका 0203/2021 का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। चलें वो सर देख लेते हैं सर सुमेर साहब। बल्कि हो गए अपलोड आई थिंक सो सारे। सर मैंने चेक किए हैं सर, सेशन 1 से लेकर सेशन 6 तक सारे चेक लेक्चर्स अपलोडेड हैं। ओके। आप माजिद एक दफा ना अपने फोल्डर को ना रिफ्रेश कर लो, देख लो, वरना हम तो क्योंकि जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है वो जैसे हमारे पास ईमेल आती है तो हम फौरन उसको उस फोल्डर में ऐड कर देते हैं। देख लो एक दफा, अगर कोई इशू आता है तो फिर आप हमें बताओ। अच्छा सर, एक हेल्प चाहिए थी आपकी। अगर आप काली लिनक्स पे वायर क्रैक के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आपकी आवाज जुनेद मुझे समझ नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर वो कह रहा है काली लिनक्स पे वायर शार्क शायद करवा दें, कुछ इस तरह से कह वायर रहे क्रैक हैं। नहीं, काली लिनक्स पे हम लोग एक दफ़ा वायर क्रैक का जो इनका एक टूल है ना, हैकिंग टूल, तो जी उस पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने इस पे प्रैक्टिस करी थी जी। अपना ही वायरलेस हैक करने की, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ उस हवाले से आप अगर एक लैब करवा सकते हैं। चले मैं आपको ईमेल कर दूं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है ना? बाकी चले, मैं विल ट्राई टू माय बेस्ट इंशाल्लाह। जी ठीक। एक्चुअली ठीक जुनेद है। उसके लिए आपको चाहिए होगा एक अलग से एनआईसी कार्ड। आप बाजार से एक वो परचेज करो, अपना डोंगल, यूएसबी डोंगल जो कि वाईफाई की हो, और उसमें जो है ना वो मोड होना चाहिए एक कैप्चरिंग मोड। सर कौन सा मोड होता है? कैप्चरिंग मोड ऑन होना चाहिए उसमें। जी जी, कैप्चरिंग मोड। वो उसमें एक मोड होता है, वो अगर वो नहीं हो तो नहीं होगा। वो आपको एक बकायदा उससे सर्च आउट करना पड़ेगा। एक वायरलेस डोंगल आपको मिलेगी बाजार से जिसके अंदर एक मोड होती है। वो मोड अभी मेरे जहन में कैप्चरिंग मोड में आना चाहिए उसको, और वो आपको थोड़ा सर्च आउट करनी पड़ेगी, फिर वो आपके आप। न, आपके नॉर्मल लैपटॉप वो कार्ड सपोर्ट नहीं करते उस चीज वो को। कार्ड सपोर्ट नहीं। मैंने अपने सिस्टम में टीपी लिंक की यूएसबी लगा के और लिनक्स पे जाके ये सब चीजें मैंने परफॉर्म करी, तो मैंने कैप्चरिंग भी कर ली है। और कैप्चरिंग करने के बाद जो आखिरी स्कैनिंग होती है ना, जिसपे हम जो इनके लिनक्स के अंदर जो लिस्ट है, जो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक नाम से शो होती है यूजर्स और शेयर में जाके। तो वो मैंने उसमें से सर्च आउट करा, लेकिन उसमें सारे जो है इंटरनली है वायर। अगर पासवर्ड उसमें से मैच कर जाता है तो हमें मिल रहा है। मैं जैसे चाह रहा हूँ कोई रैंडम पासवर्ड हो ना, कि जो किसी और का मतलब जो उस लिस्ट में ना हो, तो फिर उस पे हम कैसे हैकिंग करेंगे, वर्किंग करेंगे। चले इस सिलसिले में बाद में बात आपको करते हैं पता है, मैंने फायर इंशाल्लाह। से और हाँ, दूसरे सॉफ्टवेयर से कर ली थी। और मेरे पास उनके पैकेट भी स्निफ कर लिए थे मैंने। पैकेट्स मेरे पास सारे उनके शो होना शुरू हो गए थे उस वाईफाई के। ठीक हो गया। लेकिन पासवर्ड नहीं मैं एक्सेस जनरेट कर पा रहा उसका। अच्छा चले ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा टॉपिक है नेटवर्क सर्विसेज। नेटवर्क सर्विसेज में हम डिस्कस करेंगे डीएससीपी क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, नेट क्या है, एफटीपी क्या है, ईमेल क्या है, एचटीटीपीएस क्या है। नॉर्मली आप सारे इससे फेमिलियर हो, सारे सब कुछ जानते हो। अब डीएससीपी क्या काम करता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है? ऑटो आईपी असाइन करता है। ठीक है ना? नॉर्मली हम क्या करते हैं कि वाईफाई को पासवर्ड लगाया, हमारे पास इंटरनेट चल जाता है। लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि हमें वहां से एक प्राइवेट आईपी, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है, आपको एक आईपी एड्रेस भी असाइन होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है डीएचसीपी। अब दो तरह से स्टैटिक भी हो सकता है और डीएचसीपी भी हो सकता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बात की थी कि आप अपने लैन कार्ड पे दो ऑप्शन होते हैं आपके पास नॉर्मली। ये मैंने स्टैटिक आईपी दिया हुआ है, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, मैंने अपनी मर्जी से इसको कहते हैं स्टैटिक आईपी। अगर मुझे चाहिए
ऑटो डीएससीपी से, तो फिर मैं क्या करता हूँ, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने डीएससीपी सर्वर ऑन किया हुआ या नहीं। अगर तो उन्होंने ऑन नहीं किया तो डेफिनेटली फिर आपको स्टैटिक आईपी पे ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज मोस्टली सारे डीएससीपी पे ही होते हैं। ठीक है ना। अगर तुमने डीएससीपी ऑन किया तो जस्ट आपको यूजर और पासवर्ड चाहिए होगा वाईफाई का, दैट्स इट, और फिर आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके कहते हैं मीडियम टू लार्ज नेटवर्क डीएससीपी सर्वर इज अ लोकल पीसी बेस्ड सर्वर हो सकता है। होम नेटवर्क कहते हैं डीएससीपी सर्वर इज ऑन द लोकल राउटर कनेक्टेड द होम राउटर टू आईएसपी, जो आपका घर के अंदर लगा होता है, ये भी आपको डीएससीपी दे रहा होता है। डीएससीपी चल रहा होता है, अगर उसमें चेंज करना चाहो तो आप अपनी मर्जी से चेंज कर दो, उसको स्टैटिक कर दो, डीएससीपी ऑफ कर दो, उस पे मैक फिल्टर लगा दो, जो भी करना है काम कर सकते हो आप इस पे। उसके बाद है डीएससीपी ऑपरेशंस। डीएससीपी ऑपरेशंस कैसे वर्क करता है बेसिक। ठीक है ना। सबसे पहले तो क्या है कि डीएससीपी क्लाइंट डिस्कवर करता है उसको। ठीक है ना, कि देखो ना हमारे अक्सर लिस्ट में आ रहा है कि डीएससीपी या नहीं आ रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो मैंने एक एक्सटर्नल वाईफाई लगाया हुआ टीपी लिंक का, मैंने तो इसको कुछ हॉटस्पॉट के चक्कर में बनाया हुआ है, वरना ये देखो ये वाईफाई चल रहा है तो यहाँ पे ये सारे आ रहे हैं। ये डिस्कवर करना है बेसिक आपको। हाँ, अब डीएससीपी ऑफर किस तरह करना है तो वो फिर आप जब क्लिक करते हैं फिर वो आपसे पासवर्ड मांगता है, ये सारे ऑप्शन है। अब वो कहते हैं कि डिस्कवर, कहते हैं व्हेन डीएससीपी कॉन्फ़िगर डिवाइस कनेक्ट्स टू द नेटवर्क द क्लाइंट ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट, अब अपनी एसएसआईडी को ब्रॉडकास्ट करोगे तो डेफिनेटली हर एक के पास विजिबल होगी, जो भी एक खास रेंज के अंदर आएंगे। तो उसके बाद डीएससीपी सर्वर रिप्लाइज विद द डीएससीपी ऑफर, वो ऑफर होती है विच ऑफर्स टू लीज टू क्लाइंट। उसके बाद डीएससीपी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या कहते हैं, क्लाइंट सेंड द डीएससीपी रिक्वेस्ट मैसेज दैट द आइडेंटिफाइज जो भी इसका सर्वर है। उसके बाद क्या कहते हैं डीएससीपी पैक आता है। अब पैक के अंदर फिर मल्टीपल चीजें देती, ठीक है ना। इफ the offer is no longer valid, then the selected server respond the DSCP NAC message का। If DSCP NAC message is returned to the selection, तो फिर आपको दोबारा डीएससीपी रिकवर। हम अक्सर करते हैं ना कि ओपन आईपी एड्रेस पे आके रुक जाता है, जब हम पासवर्ड गलत दे रहे होते हैं तो वो आपके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे ऊप कोड है, सेंड्स हार्डवेयर टाइप, हार्डवेयर एड्रेस लेंथ, हॉप्स, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर। अब वो कहते हैं कि फील्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएससीपी, सेकंड्स, फ्लैग्स, क्लाइंट आईपी एड्रेस, योर आईपी एड्रेस, क्लाइंट सर्वर। ये बेसिक आपका मैसेज फॉर्मेट है आपका किसका, डीएससीपी का। अब जो ऊप कोड है, ठीक है, सेकंड कहता है गेटवे आईपी एड्रेस, हार्डवेयर टाइप, फ्लैग्स और क्लाइंट हार्डवेयर, ये डिफरेंट चीजें हैं। उसके बाद डीएनएस, कोई बता सकता है डीएनएस क्या होता है। डीएनएस सर आईपी एड्रेस की जगह जो नेम शो होता है उसको हम डोमेन नेटवर्क इस तरीके से कुछ कहते हैं, डीएनएस। लेकिन क्योंकि आईपी हर जगह शो नहीं होती तो उसके इजी करने के लिए हम उस पे नेम अलॉट कर देते हैं, जो वो डायरेक्ट आईपी पे जाके उस हिट करता है और हमारे कोई सर्विसेज या पेज हम लॉगिन कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हसीन खान का आया गया, वो मे बी सेशंस का नेम चेंज हो गया हो, जो 7 है वही 6 है। ठीक है ना, ये हो सकता है। आप उसको देख लो, ओपन कर लो, सुन लो, आइडिया हो जाएगा आपको कि वो कौन सा सेशंस है। तो एक बार चेक कर लो, बाकी ना वो उसके टाइटल पे ना जाए, मे बी वो कुछ पॉसिबल गलती हो सकती है। हाँ, बाकी डीएनएस ठीक है। डीएनएस बेसिक आपके काम करता है कि जो आपकी क्यूरीज होती हैं उनको रिजॉल्व कराता है। बेसिक जो भी हम यूआरएल एड्रेस देते हैं उसके अगेंस्ट क्या काम करता है कि उसका आईपी फाइंड करके लेके आना। ठीक है ना, वो उसके बैकएंड में कौन सा आईपी अटैच है। अब इसमें मल्टीपल सर्विसेज हम देख सकते हैं। ठीक है। अब क्या कहते हैं, प्रोवाइड द डोमेन नेम्स एंड देयर एसोसिएटेड आईपी, एसोसिएटेड जो उस नेम के साथ बाइंड किए हुए हैं हमने। अब डीएनएस कंसिस्ट ऑफ ग्लोबल हायरार्की। अब ग्लोबल हायरार्की है। अब आपके पास देखो मल्टीपल्स आपके पास डीएनएस सर्विस टाइप है। द क्लाइंट कैन पुट इन द फिगर विल सेंड द रिक्वेस्ट cisco.com। हम cisco.com लिखते हैं तो वो क्या करेगा, डीएनएस सर्वर के पास आएगा। डीएनएस सर्वर क्या करेगा, उसका आईपी ढूंढ के देगा। आईपी जब दोबारा क्लाइंट के पास जाएगा तो फिर वो आईपी राउट होके इंटरनेट के थ्रू फिर उस वेब पेज को लेके आएगा। अगर आपने लोकल डीएनएस चेक करना है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सीएमडी एनएस लुकअप। इस टाइम हमने जो गूगल एड्रेस किया हुआ है वो dns.google किया हुआ है। हम देखते हैं कुछ भी इसको रिजॉल्व कराने के करते हैं, विजू
डॉट पीके, हाँ ये आईपी एड्रेस आ गया, ये वीजू का है जो बाइंड हुआ हुआ है। इसी तरह किसी का भी आईपी ढूंढना है, ये आपका डीएनएस है लोकल, एनएस लुकअप। जो भी आप इसमें देना चाहोगे यूआरएल तो उसके अगेंस्ट आपको आईपी दे देगा। वरना बहुत सारे हुएस भी हैं, बहुत सारे डीएनएस वेबसाइट्स भी हैं। अब हमने सिस्को टेलिस की भी बात की थी, उसमें भी है। इसी तरह आई कैन हुएस भी है, तो हम आगे चल के देख लेते हैं मजीद। उसके बाद आता है कि डीएनएस डोमेन हायरार्की। हायरार्की क्या है कि रूट लेवल आपका डोमेन। अब आपकी जो टॉप लेवल डोमेन है ना, वो आपकी आती है डॉट नेट है, डॉट एजू है, डॉट कॉम है, डॉट एयू, डॉट कॉम और बाकी अदर लेवल। फिर उसके बाद सेकंड लेवल डोमेन। सेकंड लेवल के लेट्स सपोज सिस्को है, सिस्को ने मजीद उसने सब डोमेन किया है। वेब सर्विस के लिए अलग यूज किया हुआ है, एफटीपी अगर यूज करें तो उसके लिए अलग, अगर ईमेल सर्वर यूज करें तो उसके लिए अलग। ये आपका हायरार्की बेस्ड है, ठीक हो गया। अब पाकिस्तान का जो है वो डॉट पीके है, ठीक है ना। इसी तरह इंडिया का डॉट आईएन है, अफगानिस्तान का एएफ है आई थिंक सो। तो ये सारी हैं आपकी जो टॉप रूट लेवल आपका मेन है। उसके बाद टॉप लेवल डोमेन के अंदर डॉट कॉम, डॉट एजू, डॉट नेट, ये सारी आती है या कंट्री वाइज आती है। उसके बाद डीएनएस लुकअप प्रोसेस। डीएनएस कैसे लुकअप करता है, कैसे देखता है। क्या होता है कि डीएनएस जो क्लाइंट है वो सबसे पहले क्या करेगा, इनिशिएट करेगा डीएनएस क्यूरी डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा लोकल डीएनएस देखा, उसके बाद नहीं तो डीएनएस क्यूरी भेजेगा डॉट कॉम की, तो डॉट कॉम को। डॉट कॉम रूट सर्वर है, हाँ। अगर डॉट ओआरजी तो फिर ओआरजी के पास आएगा। बी आर जब कंट्री वाइज अगर है तो उसी के अकॉर्डिंग भेजेगा और उसी से रिस्पॉन्स वापस आएगा, ठीक है ना, कि भाई ये रिस्पॉन्स है। और उसके बाद क्लाइंट के पास सर्विसेज ऑन होगी। उसके बाद एफ क्यू डी एन क्या होता है, कोई बताएगा? एफ क्यू डी एन, फुली क्वालिफाइड डोमेन। जो हम पूरा एड्रेस लिखते हैं ये आपका फुली क्वालिफाइड डोमेन यहाँ शो पर है। http कॉलन बैकस्लैश www.cisco.com, ये आपका क्या है, आपका फुली क्वालिफाइड डोमेन है। ये आपका ओरिजिनल एड्रेस होता है। कुछ हम जब गूगल से सर्च करते हैं तो हम उसका एक नेम देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे वेबसाइट्स मिलते हैं। फिर हम जो हमें लगता है कि ये ठीक है वेबसाइट, उसी पे हम जा क्लिक करते हैं, तो फिर हम ओरिजिनल फुली क्वालिफाइड डोमेन पे जाते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी फुली क्वालिफाइड डोमेन पता है तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर द यूजर टाइप एंड फुली क्वालिफाइड डोमेन इनटू द ब्राउजर एप्लीकेशन फील्ड। डीएनएस क्वेरी इज सेंट टू द स्टेप 2 है, डेजिग्नेटेड डीएनएस। जो आपका डीएनएस डेजिग्नेटेड है, जब भी क्वेरी को जनरेट होगी सबसे पहले आपकी कैशे मेमोरी टेस्ट होती है, उसमें से देखेगा कि वो हिस्ट्री है नहीं है नहीं है। उसके बाद वो देखेगा उस लोकल नेटवर्क के अंदर किसी ने इसको सर्च किया या नहीं किया। उसके बाद जाती है आपके आईएसपी के सर्वर के पास, डीएनएस के पास। अगर वहां से नहीं हो तो फिर ये जा जाती है डी गूगल के डीएनएस तक जाएगी। जो भी आपने सर्वर से फिर डीएनएस सेलेक्ट किया फिर उसी तरफ जाएगी। थर्ड स्टेप क्या है, डीएनएस सर्वर मैच द फुली क्वालिफाइड डोमेन विद आईपी एड्रेस। ओके। उसके बाद फोर क्या है, डीएनएस क्वेरी रिस्पांस टू सेंड बैक टू द क्लाइंट विद द आईपी एड्रेस फॉर फुली क्वालिफाइड। क्लाइंट को दोबारा क्या भेजेगा, आपको फुली क्वालिफाइड डोमेन का। उसके बाद क्या कहता है, स्टेप्स इन्वॉल्व। स्टेप 5 कहता है द डीएनएस सर्वर मैच द फुली क्वालिफाइड आईपी एड्रेस। फिर वो क्या करेगा, जब आईपी आ जाएगा, क्योंकि आपकी सारी की सारी कम्युनिकेशन आईपी के थ्रू हो रही है, जब आईपी आ जाएगा तो वो फिर आपके एग्जैक्ट सर्वर के पास पहुंच जाएगा जहां से हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा। ये उसकी क्यूरीज हैं कुछ। डीएनएस मैसेज फॉर्मेट्स हैं कुछ हमारे पास। डीएनएस यूजेस यूडीपी। वैसे सबसे ज्यादा जो अटैक होते हैं ना, वो भी ऑलमोस्ट वो भी हमारे डीएनएस है। जब हम इररेलेवेंट वेबसाइट पे जाते हैं, वहां से हमारी चीजें डाउनलोड हो जाती है, हमारे पास सर्च इंजन चीज होता है, किसी के पास याहू आ जाता है, किसी के पास एओएल का आ जाता है, किसी का किस तरह आ जाता है। मतलब आपकी सर्विसेज खुद से चलना स्टार्ट हो जाती है, आपके सेशन दोबारा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने कोई वेबसाइट ओपन की लेकिन वो वेबसाइट ओपन नहीं हो, उसके बदले में कोई और वेबसाइट ओपन हो गई, तो ये तो डीएनएस का फॉल्ट है ना। तो मतलब लोकल डीएनएस मतलब आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, जो आपके ट्रैफिक को रिडिक्ट करवा रहा है किसी और वेबसाइट की तरफ लेके जाके। कहता है DNS uses UDP port 53 for DNS queries. 53 यूज होती है। कहता है if a DNS response exceeds 512 bytes, dynamic DDNS is used. अब DNS protocol communication uses single format called a message, मैसेज करेगा। उसके बाद क्वेश्चंस है, आंसर है, अथॉरिटी है एंड एडिशनल है। ये DNS के मैसेज सेक्शंस है कुछ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फॉर द सर्वर। It contains the domain name to be resolved, the class of domain, कौन सी क्लास डोमेन है, and the query type. आंसर क्या है, डीएनएस सोर्स रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड रखते हैं, हमने लास्ट में बात की थी कि आर है, उसके बाद ए है, IPv4, टेट्रा ए था IPv6 के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ रिकॉर्ड भी रखता है। उसके बाद अथॉरिटी क्या है, कंटेन्स द RR फॉर द डोमेन, रजिस्ट्री रीजन है डोमेन अथॉरिटी।
उसके बाद एडिशनल क्या है, रेलिवेंट टू क्यूरी, response only consist of registry regions है ये that holds additional information that will make the query resolution more efficient. जितनी ज्यादा हमारी इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी अगर हम सर्च बार में लिखते हैं तो उतनी ज्यादा वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे कि मतलब आपके जो क्यूरीज है वो कम होती जाएंगी, रेलिवेंट होती जाएगी. ये आपका डीएनएस है, ठीक हो गया. डायनेमिक डीएनएस allow the user or organization to register an IP address with a domain name as an DNS. हम कर सकते हैं इसमें ddnsprovider.com, इसमें हम जाकर रजिस्टर कर सकते हैं. हर आईएसपी के अपने अपने डीएनएस सर्वर बने हुए हैं, लेकिन दी एंड फिर मेन जहाँ पे कनेक्टिविटी वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो डीएनएस है वो गूगल का है. अब तो उसने भी दे दिया, क्लाउड फ्लेयर का भी है, उसका भी डीएनएस सर्वर आ गया है, एक और का भी आ गया है, कौन है मुझे नाम बोला, उसका भी डीएनएस सर्वर उन्होंने अपना लॉन्च किया हुआ है. मतलब कंपेयर कर रहे हैं वो गूगल के साथ, लेकिन गूगल ऑलमोस्ट बहुत बड़ा सर्च इंजन है. क्लाउड फ्लेयर का जो एड्रेस है गूगल का वो है 1.1.1.1, और एक और कंपनी है वो मुझे नाम उसका भूला हुआ है, उसका जो डीएनएस एड्रेस मुझे याद है वो है 80.80.80.80. देख लेते हैं किसका है, चले देख लेते हैं उसको भी. जैसे गूगल का 8888 है ना, इसी तरह उन्होंने वो किया 808080, मतलब 80.80.80.80. उसके बाद आई कैन लुकअप है द हुज प्रोटोकॉल. The whos is the TCP based protocol that is used to identify the owners of internet domains through the DNS system. The whos application use the query in the form of fully qualified domain. Fully qualified domain हमें देना पड़ता है, ठीक हो गया. Whos is a starting point for the identify the potentially dangerous internet location that may have been. अब देखो आई कैन लुकअप है, इसके अलावा हमने एक और भी किया था. हाँ जी, बता सकता क्या किया था हमने? सिस्को टेलिस, ओके. एक मिनट हम देख लेते हैं जी. सिस्को टेलिस, ये सिस्को टेलिस है. उसके बाद जी आई कैन लुकअप, ये आपका आई है. इंटर द डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या आ जाता है जी? www.viju.pk. I am not a robot. Failed to perform lookup using DNS TLD not supported. इस पे फुली क्वालिफाइड डोमेन देनी पड़ेगी, HTTP HTTPS each and everything. उसके बाद ये हमारा सिस्को का आ गया, ये आ गया. ये आप आईपी की वजह से हम ढूंढ सकते हैं. हम देखते हैं जरा 80 किसका है. फ्रीडम रजिस्ट्री नेदरलैंड्स का है. ओके हु इज देख लेते हैं जी. आया ना, इसी तरह और भी बहुत सारे हैं. उसके बाद नेट क्या है? नेटिंग क्या काम करता है? नेट काम करता है कि आपके पब्लिक आईपी को कम्युनिकेट करवाता है प्राइवेट आईपी के थ्रू. इंटरनेट जो चलता है हमारे पास, अगर हम हर डिवाइस को पब्लिक आईपी दें तो कभी खत्म हो चुके होते हैं, वो तो अभी स्टार्ट से खत्म हो गए थे. तो ये बेसिक नेट क्या काम करता है कि आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस जो हैं उनको पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट करवाता है. नेट इज यूज्ड टू conserve public IP address. Net enabled routers can be configured one or more valid IPv4 address.
IPv6 address. The connection of ISP may use a private address or a public address that is shared among customers. ये कुछ इस तरह की कम्युनिकेशन होती है, नेट किस तरह वर्क करता है। ये आपका लोकल एड्रेस है, ये आपका गेटवे जो बैकएंड से इसके साथ आईपी पब्लिक आईपी बाइंड है, और जिस जगह पे जा रहे हो जो उसकी आईपी एड्रेस, ठीक होगा ना। कौन सी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो कि उसका ग्लोबल एड्रेस क्या है, उसका ग्लोबल लोकल क्या है, मतलब उसका गेटवे क्या है। उसके बाद आपका लोकल एड्रेस क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, और आपका गेटवे क्या है, पब्लिक इनसाइड ग्लोबल एड्रेस, मतलब जो आपको आईएसपी की तरफ। आपने अपने इतना आपने गौर किया होगा, हर एक के अंदर अगर इंटरनेट लगा हुआ चाहे मोबाइल भी हो, जब आप उस पर आप माई आईपी करोगे तो माई आईपी तो मेरे पास तो कुछ ये आ रहा है, हालांकि असूलन अगर देखा जाए तो मेरे लैन कार्ड पे आईपी लगा हुआ है भाई साहब, ये वाला 192.168.65.26, मेरे पास तो ये शो होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको हमेशा पब्लिक आईपी शो करवाता है। पब्लिक आईपी आपका भी है, बेसिक आपकी सारी ट्रैफिक इसके थ्रू चल रही है, ठीक हो गया, इसके थ्रू चल रही है और सारी कम्युनिकेशन इसके थ्रू हो रही है। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है? हाँ, हम नेटिंग के साथ पैड भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक हो गया ना। कि आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है ना, जो अभी मैंने नेट नहीं नेट स्टैट ये आर देखो ये निकाला था सारा, वो थोड़ी करिए, देखो यूडीपी भी चल रहा है, ये अभी जो हम सेशंस कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे, ये देखो ये हमारा टीसीपी, ये देखो ये आपके पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये प्राइवेट है। ये होती है पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, कि आपका आईपी तो होता है, साथ पोर्ट भी होती है। और नॉर्मली जो घरों के अंदर यूज हो रहा है वो पैट होता है, वैसे हम उसको नॉर्मली नेट कह रहे होते हैं, पैट होता है। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन होती है, आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो पोर्ट के थ्रू हो रही होती है, वो चलो उसको हम पैट कहते हैं। फाइल ट्रांसफर एंड शेयरिंग सर्विसेज हैं, एफटीपी और टीएफटीपी है, आपस में फाइल शेयर कर ले, कंट्रोल कनेक्शन है। टीएफटीपी ट्रेवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये सिंपलीफाइड है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसकी पोर्ट यूज होती है यूडीपी है, मतलब वन वे है एक तरह से, इसकी पोर्ट 69 है। एफटीपी आपका टीसीपी है, ये रिलायबल है। उसके बाद आपका एसएमबी है, सर्वर मैसेज ब्लॉक है, क्लाइंट सर्वर फाइल है, ये पहले भी यूज होता था लेकिन अब भी यूज, लेकिन अब इतना नहीं है। एसएमबी से क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल है, ये फाइल शेयरिंग करने के लिए होता था, फोल्डर शेयरिंग के लिए नेटवर्क के ऊपर एसएमबी यूज हो रहा है। उसके बाद ये आपका ईमेल है। ईमेल आपको पहले भी मैंने बताया था कि ईमेल प्रोटोकॉल्स क्या है आपके, कि जब ईमेल सेंड करनी होती है तो उसके लिए हमारा सिंपल एक प्रोटोकॉल जो होता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसकी पोर्ट यूज होती है 25। हाँ, ईमेल रिसीव करने के दो तरीके हैं, पोस्ट ऑफिस है प्रोटोकॉल है, एंड आई मैप है। पोस्ट ऑफिस की मैंने बात की थी, पॉप 3 की बात की थी कि इसके ऊपर क्या है, सर्वर के ऊपर आपकी ईमेल सेव नहीं होती है, जो आपके लोकल नेटवर्क लोकल आपका सिस्टम है जिस पे आपने आउटलुक या पॉप 3 कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उसके ऊपर आपकी ईमेल एड्रेस सारी सेव होती है, मतलब आपके डुप्लीकेशन नहीं होती है, रेप्लिकेशन नहीं होती। कि आपके अगर इन केस हमें जैसे आपका सिस्टम क्रैश करता है, विंडो खराब होती है और वो आपकी फाइल खराब हो जाती है पीएसटी फाइल, तो फिर आप कभी भी उसको सर्वर से रिट्रीव नहीं कर सकते। आई मैप एक अच्छा ऑप्शन है। आई मैप क्या है कि दोनों तरफ का, वो आपके सिस्टम के अंदर भी एक कॉपी स्टोर करता है और एक कॉपी आपके सर्वर के ऊपर भी स्टोर करता है। रेप्लिकेशन कर रहा होता है कि अगर आपका सर्वर क्रैश कर गया तो आपको अपने पीसी से डाटा मिल जाएगा ईमेल्स का, अगर आपका पीसी क्रैश कर गया तो आपको अपने सर्वर से डाटा मिल जाएगा। एसएमटीपी सिंपल है, मैसेज जस्ट सेंड करने के लिए, ठीक है, सर्वर तक, और इसकी पोर्ट नंबर 25 है। पॉप 3 है, ये मैंने पढ़ा कि पॉप इज यूज्ड एप्लीकेशन टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर, आपके मेल सर्वर से ईमेल अगर उठानी है तो कहते हैं वेद पॉप 3 ईमेल और मैसेज आर डाउनलोडेड टू द क्लाइंट एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सर्वर, ये सर्वर से आपके रिमूव करते हो, इसकी पोर्ट होती है 110 यूज होती है। IMAP दोनों काम करता है। When a contact connects the IMAP capable server, the copies of message are downloaded to the client application. Client application में भी क्या होता है, the original message are kept on the server until manually deleted, जब तक आप वहां से डिलीट नहीं करोगे तब तक वहां पे भी रहेगा। ये आईपी IMAP की खासियत है। हाँ, ये भी ठीक है, 80808181 भी इसी का है।
उसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक HTTP का। HTTP आप सारे फेमिलियर हो, ये अभी जो हम वेब ब्राउजिंग जितनी भी यूज कर रहे होते हैं ये HTTPS के थ्रू ही कर रहे होते हैं। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है एंड हाइपर मार्कअप लैंग्वेज भी इसको कहते हैं। URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ये आपका एड्रेस है, ये सिस्को की वेबसाइट ओपन करने का। स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, ब्राउजर इंटरप्ट द 3 पार्ट्स ऑफ URL। कौन से 3 पार्ट्स हैं, कहते हैं HTTP के प्रोटोकॉल और स्कीम क्या है उस पे, सर्वर नेम क्या है, और index.html द स्पेसिफिक फाइल नेम रिक्वेस्ट। अगर कोई स्पेसिफिक है, अगर जस्ट आप cisco.com कर दोगे तो फिर भी है तो आपको वो पूरा पेज देगा, उसमें से फिर आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन खुद फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका यहाँ रिक्वेस्ट पेज जाएगी HTTP सर्वर के पास, HTTP सर्वर रिवर्स भेजेगा। अब यहाँ तो कहते हैं क्लाइंट इनिशिएट द HTTP रिक्वेस्ट टू अ सर्वर बाय सेंडिंग। हाँ, इसमें DNS सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। उसके बाद क्या कहता है कि HTML index.html फाइल, हमेशा HTML की फाइल आती है जो आपकी कोड के सोर्स कोड के साथ आती है। इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट सर्वर, अब मैंने लास्ट में भी शायद आपको बताया था कि जब हम ये कोई वेबसाइट कुछ भी, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारे पास हम इसका सोर्स कोड इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये देखो बेसिक बैकएंड में हमारे पास ये चीज आती है, पूरा कोड। ठीक हो गया ना। जब भी हम कोई चीज वेब ओपन करते हैं तो हमारे पास उसका सोर्स कोड आता है HTML का। ठीक हो गया, तो वो कोड हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होता है। और फिर जब कोड हमारे पास आता है तो हमारे पास इस तरह पेज ओपन हो जाता है। अब वो कहते थे HTTP URL। HTTP URL के एग्जांपल ये देखो, http:/example.at, ये पोर्ट है, ये डोमेन है, ये प्रोटोकॉल है, ये पाथ है कि साउंड हम जा रहे हैं, ये क्यूरी है और ये फ्रेगमेंट है स्पेसिफिक। अब HTTP कुछ ऑपरेशंस है, रिक्वेस्ट क्या, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ऑप्शंस, कनेक्ट, ये डिफरेंट सर्विसेज है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ स्टेटस कोड है जो हम मोस्टली हम फेस करते हैं, हमें अगर हमें पता नहीं होता। द HTTP स्टेटस कोड आर न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है ना। अब 5 तरह के कोड है। 1XX के साथ है, इंफॉर्मेशनल जो है वो आपके इंफॉर्मेशनल है, 2X सक्सेस है, 3X रिडक्शन है, 4X क्लाइंट एरर और 5X सर्वर एरर है। अब अगर जो आपका जो इंफॉर्मेशनल है उसके अंदर जो अगर 100 का आता है तो ये कंटिन्यू, कहते हैं दिस शुड, the client should continue with the request, the server has verified that the request can be fulfilled। ये अक्सर हमारे पास पॉप आता है जब हमारे पास पेज बड़ा देर से ऊपर होता है तो वो फिर हमें कहते हैं कंटिन्यू करना है या इसको खत्म करना है, तो हम फिर कंटिन्यू में क्लिक करते हैं तो वो फिर दोबारा रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग करता रहता है। 2X क्या है आपका सक्सेस के लिए, 200 और 202। 200 है तो ओके, 202 है तो एक्सेप्टेड। उसके बाद 4X है, 403 बहुत ज्यादा फॉरबिडन, request is understood by the server, उसने understand कर ली, but the resource will not be the fulfilled। This is possibly because the request is not authorized to view resource। जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ वेबसाइट अगर ओपन नहीं होती तो not found क्या कहते हैं, the server could not find the resource requested resource। this can be caused by the out of date हो भी सकता है और incorrect URL भी हो सकता है। अगर 403 है तो मतलब आपके वहां पर accessible नहीं है, मतलब आपके पाकिस्तान के अंदर वो चीज अलाउ नहीं है। उसके बाद आपका HTTP2, the purpose of HTTP2 to improve the HTTP performance। ठीक है, इसको कहते हैं HTTP 1.1 version for protocol। फ्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो HTTP2 आया था, उसमें क्या है कि मल्टीप्लेक्सिंग करता है, मतलब मल्टीपल पेजेस ओपन करने के लिए। उसके बाद सर्वर पुश है, बाइनरी प्रोटोकॉल और हेडर कंप्रेशन है, कंप्रेशन मतलब छोटा कर दो डाटा को। उसके बाद सिक्योरिंग HTTP, फिर आपका फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन अक्रॉस द इंटरनेट द HTTPS है। फिर अब अगर द HTTPS यूज ऑथेंटिकेशन एंड एन्क्रिप्शन टू सिक्योर डाटा एज इट ट्रेवल्स बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर।
HTTPS use the same client request server response process HTTPS है। अब इसके ऊपर प्रोटोकॉल जो कहते हैं इनक्रिप्टेड के लिए वो SSL है एंड TLS है। is specified to the use HTML। अब ये नॉर्मली हम यूज करें 1.2 इस टाइम यूज हो रहा है एक्सटेंशन जो आपका ALAPN है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नेगोशिएशन है, एक्सटेंशन फॉर TLS 1.2 आर न्यूअर। चलिए आज हमने ये डिस्कस किया, यहाँ तक किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन? जी एनीवन? जी Nmap क्या होता है? Nmap सर स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं इसमें हम आईपी पैकेट सारी चीजें ना फैच ले सकते हैं अपने इंटरनल नेटवर्क से। ठीक हो गया। सर ये एडवांस आईपी स्कैनर, नेट स्कैनर, ये सब एक ही कैटेगरी की चीजें हैं ना, या इनमें कोई डिफरेंस होता है?
आई थिंक क्लास एंड हो गई है क्योंकि सर ना एग्जिट हो गए हैं।
क्या हुआ, सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था? अब बता तो सही, मैं ऐसे बोलता रहा हूँ। एक मिनट। सर आपका कनेक्शन लॉस हो गया था और फिर सारे चले गए। यार मुझे तो, मैं तो पढ़ाता रहा हूँ, मुझे तो बैकएंड का नहीं पता था, मैं तो वो एनमैप भी कराता रहा हूँ। मेरा इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया था और मुझे पता नहीं चला, तो मैं एनमैप की लैब ही कराता रहा हूँ। ये देखो, मैं स्कैन करता रहा हूँ चीजें, डिफरेंट कमांड्स, डिफरेंट स्विचेस की मदद से। ये कब लॉस हुआ, कुछ को आइडिया है कि लास्ट में कहाँ था? किसी को आइडिया लास्ट में कब लॉस, कनेक्शन लॉस हुआ था? बिफोर लैब। वो यार तो लैब में लिखा रहा है, चले मैं देखता हूँ दोबारा। बस इतना है कि मैं इसकी लैब में तमाम इंस्ट्रक्टर्स को शेयर कर दूंगा, वो आपके एलएमएस के अंदर इसको अपलोड कर देंगे, और आपने उसी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने एनमैप की लैब करके लानी है, ठीक है। और उसका स्क्रीनशॉट फिर आपने शेयर करने हैं, मतलब हर जगह पेश करने के, मैंने ये कमांड लगाई उसकी ये आउटपुट आई, ये कमांड लगाई ये आउटपुट आई, लेकिन आप किसी भी नेटवर्क के अंदर बैठे उसकी इन्फॉर्मेशन आपने, ठीक हो गया। ये एनमैप की चीट शीट देख लो, कमांड्स की चीट शीट, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे मैंने दोबारा भी कल रिमाइंड करा दूंगा, दोबारा इसको रिवाइज करा दूंगा एक दफा एनमैप की कमांड्स को, ठीक है, एनमैप की वर्किंग को। तो बाकी ये है कि आपको लैब्स आपको मिल जाएगी, सबने वो परफॉर्म करनी है, और उसके स्क्रीनशॉट, मतलब उसी पे एलएमएस पे आपने अपलोड करनी होगी, और उसके स्क्रीनशॉट आपने साथ साथ उसके फाइल के अंदर साथ बाइंड करने होंगे, बस और कुछ भी नहीं। कम से कम मुझे बता दिया करें कि अगर मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था, मुझे नहीं आइडिया था। चले ठीक है, ओके, फिर इंशाल्लाह कल दो में याद रखिएगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग।